हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम नया नया चैप्टर कर रहे हैं और उसका आज हम लेकर आए हैं L2 जो हमारा चल रहा है यानी विकास, और जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा उद्भवन यानी हमारा विकास कैसे हुआ, कैसे इस धरती पर इंसान प्रकट हुए अचानक से। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर फ्लो शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर फ्लो जो हमने कल भी डिस्कस किया था काफ़ी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कैसे हुई जीवन की उत्पत्ति। इससे कुछ जुड़े सिद्धांत देखने वाले हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जैसे कि हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे कि हमारे मन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, ये हमें ढूंढना है इस चैप्टर में, हमारी जिज्ञासा को शांत करना है। लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी प्रश्न जब हमारे मन में उठता है या आप क्लास में भी कहीं भी ऐसे बैठे होते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम पूछती है, कोई भी पूछता है, तो आपके सबके आंसर्स अलग अलग होते हैं। आप अपना दिमाग, अपना नजरिया, अपना ऑब्जर्वेशन यूज करके उस आंसर को देते हैं। तो ऐसा ही जब ये सवाल उठा कि कैसे हुई जीवन की उत्पत्ति, तो कई लोगों ने अपने अपने मत दिए। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि हाइपोथेसिस दी, क्योंकि उनका कोई प्रूफ नहीं होता तो फिर हम उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, या वो अगर अमान्य हो जाती है तो भी हम उसे हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। तो कई मत दिए गए, उन मतों को, उन सिद्धांतों को आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कहानियां लोगों ने बताई जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, एक कहानी तो हमने कल पढ़ी ही थी और आज हम जो है उसी के साथ कुछ दूसरी कहानियां भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्माइल करिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि क्या है, सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है विशिष्ट सृष्टिवाद का, यानी कि स्पेशल क्रिएशन का, जिसके बारे में हमने चैप्टर के शुरुआत में ही कहा था कि हमारे दिमाग में जब ये क्वेश्चन आता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी या मानव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, तो हमारे ध्यान में सिर्फ एक चीज आती है कि भगवान ने हमें बनाया होगा। ठीक है, तो बस वही है ये सिद्धांत, कुछ नहीं है, विशिष्ट सृष्टिवाद, यानी कि द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जैसा कि हिंदुओं में कहा जाता है कि भगवान शिव जो है उन्होंने क्या प्रलय लाया और प्रलय से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ और मनु आए। ईसाइयों का मानना है कि सबसे पहला जो मनुष्य था धरती पर वो एडम था। जो हमारे माइथोलॉजिकल, हिंदी माइथोलॉजी के अनुसार ये कहते हैं कि मनु था। ऐसी जो अलग अलग कहानियां हैं उनसे ये इंस्पायर है कि अनेक धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार किसी अलौकिक शक्ति, मतलब जिसे हम, अलौकिक का मतलब ऐसा होता है जिसे हम कभी नहीं देख पाए हैं या कभी हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते, ऐसी शक्तियां, उनको कहते हैं अलौकिक। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्दों में कि अलौकिक, या जो एक शब्द होते हैं उनमें पढ़ते हैं कि ऐसा जो ना देखा गया हो कभी। तो ऐसी शक्तियों से ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मावलंबियों के विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत संबंधी अलग अलग मत हैं। ठीक है, सबके अलग अलग मत हैं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना है, इतना और थोड़ा और हम लिख सकते हैं। वही जो मैंने कहा कि भाई हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो है मनु है, ईसाइयों के अनुसार जो है वो एडम्स है। ठीक है, तो अलग अलग आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उदाहरणार्थ, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और क्या कहता है ये, जस्ट इतना कि कोई शक्ति है इस ब्रह्मांड में जिसने जीव की उत्पत्ति की है, जिसने इस पृथ्वी की उत्पत्ति की है, और यही एक दिन, ऐसा भी सुना होगा आपने कि एक दिन पृथ्वी नष्ट भी हो जाएगी। ठीक है, पहले कहा जाता था कि 2022 में जो है पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और एक मूवी भी बनी थी, आपने देखी हो 2012 की, जिसमें बताया गया है कि पहले ऐसा कहा था कि 2012 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो उस पर वो मूवी बनी हुई है जिसमें पूरी पृथ्वी जो है नष्ट होते हुए बताई गई है। तो सेकंड जो है हमारा सिद्धांत जो है वो कुछ इससे अलग है, क्योंकि ये मत ज्यादा दिन नहीं चला है ना, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास क्या नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि साइंस जो है वो प्रूफ के हिसाब से चलती है, हम कुछ भी कह दें लेकिन हमारे पास इसके प्रूफ नहीं है कि किसने देखा, क्या हुआ। ये तो हमने बुक्स में पढ़ा, जो 200-400 साल पुरानी बुक्स है उनमें ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, हमारे पास उसके तथ्य नहीं है, तो हम, या हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो इस बात को साबित कर पाए कि जो मनुष्य है या जीव है वो किसी भगवान ने या अलौकिक शक्ति ने उत्पन्न किए हैं। ऐसा हमें अभी तक कोई क्या नहीं मिला है, प्रमाण नहीं मिला है इसके। तो ये मत ज्यादा दिन नहीं चला और फिर इसे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो वो है स्वतः जननवाद। ये बहुत ही फेमस रहा बहुत दिनों तक, जिसको हम स्पॉन्टेनियस
रीजनरेशन या जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, मतलब कोई इसमें किसी शक्ति का कोई प्रयोग नहीं है, कुछ नहीं है, एक दिन अचानक इस पृथ्वी पर जो है वो जीव बन गया होगा और उसने फिर जनन करना शुरू कर दिया और फिर दूसरे जीव बन गए, बस ये इतना सा कहती है। तो ये स्वतः जननवाद है जिसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन या जनरेसिस कहते हैं। या आजीवाद, आजीवाद का मतलब होता है एबायोटिक, मतलब ये थ्योरी ऐसी कहती है कि अपने आप तो हुआ होगा, क्योंकि हम जीव की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो भाई जीव तो बाद में बना, तो किससे बना होगा, तो भाई अपने आप हुआ है तो किसी निर्जीव वस्तु से बना होगा। तो इसी सिद्धांत को और कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, एबायोसिस या एबायोजेनेसिस भी कहा जाता है। आजीवाद जीवोत उत्पत्ति, किसी अजीवित चीज से किसी जीव की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है, स्वतः जनन या स्पॉन्टेनियस जनरेसिस। इस मत के अनुसार कीचड़, कीचड़ सूर्य का प्रकाश, सड़ा हुआ मांस या सड़ा मांस, भूस, भूस का मतलब होता है स्ट्रॉ, जो ये आप गेहूं चावल साफ करते हैं ना, उसमें जो कचरा निकलता है, भूसा जिसको हम कहते हैं, वो कई बार लोगों के दिमाग बोलते हैं तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो वो वाला भूसे की बात हो रही है यहाँ पे। आदि से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा माना जाता है इस मत के अनुसार। ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो है वो जब जीवन पृथ्वी पर आया होगा तो किसी निर्जीव वस्तु से आया होगा, जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, हॉलीवुड मूवी देखी हो कभी आपने, अचानक उसमें कीचड़ में से कोई शैतान निकल के आ जाता है, विलन निकल के आ जाता है, मिट्टी से कोई है ना सैंड मैन बनकर आ जाता है ना। इस तरह की मूवी आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, एवेंजर जैसी मूवीज में आपने देखा होगा कि है ना कीचड़ में से कोई निकल के आ रहा है। स्पाइडरमैन में वो रेती वाला एक जो शैतान होता है, डेविल होता है, वो आ जाता है। तो ये भी यही थ्योरी कहती है और इसी से इंस्पायर होकर शायद ऐसी मूवीज बनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि भाई कीचड़ या सूर्य का प्रकाश, सड़ा हुआ भूस आदि से हमने क्या किया होगा, जीवन की उत्पत्ति की होगी। अच्छा, इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए गए, हालांकि वो प्रमाण ज्यादा दिन चले नहीं। जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हेलमोंट, ये जो हेलमोंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, सिंपल सा एक प्रयोग किया। अपना वो आए घूम दौड़ फोड़ के मॉर्निंग वॉक करके, अच्छा पसीना वसीना बहा के, तो उनके टी शर्ट में क्या लग गया होगा भाई, टी शर्ट शर्ट जो भी उन्होंने पहना होगा उसमें बहुत सारा पसीना लग गया। अब उन्होंने क्या किया, उस शर्ट के अंदर, उस पसीने वाले शर्ट के अंदर गेहूं डालकर रख दिए। गेहूं डालकर 2-3 दिन उन्होंने क्या किया, मान लो ये शर्ट है और उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया भाई, गेहूं के बहुत सारे दाने डाल के, कितने 1 सप्ताह मान लो, 1 सप्ताह तक उन्होंने क्या कर दिया, हालांकि टाइमलाइन वहां पे नहीं दी हुई है, 1 सप्ताह तक उन्होंने गेहूं को क्या कर दिया, शर्ट में लपेट कर रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने वो शर्ट की पोटली खोली तो उन्होंने क्या देखा, हाय मजिशियन बन गए वो, एक ही बार में ऐसा मैजिक किया उन्होंने कि उन गेहूं के साथ उन्हें चूहे दिखाई दिए। बताओ कितना बढ़िया मैजिक है, स्टेज पे बताने लायक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो भाई शर्ट बंद कर दिया था, अब उसके अंदर चूहों के बच्चे कहाँ से आ गए, ठीक है, बहुत सारे चूहे थे, मैंने चूहे लिखा, चूहा नहीं लिखा, प्लूरल लिखा है, ठीक है, चूहों के बच्चे बहुत सारे आ गए थे। तो उन्होंने ये इसी प्रयोग पे ये जो है सिद्धांत दे डाला कि भाई ये निर्जीव है, ये निर्जीव चीज थी, इसमें कोई जीवित वस्तु तो थी नहीं, गेहूं भी है तो निर्जीव है ना, पौधे के सूखने के बाद, मरने के बाद इसकी सेल्स सब जो है क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। तो इसके पसीने से, क्योंकि पसीने में भी क्या होगा, निर्जीवी होगा भी, पानी वानी होगा, तो उसके पसीने और मानव के पसीने से या किसी के भी पसीने से, कीचड़ से, मिट्टी से क्या होता है, जीव उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने ये थ्योरी बना दी। बताओ, अभी आप भी सोच रहे होंगे कैसा गेला आदमी है ये, पर बनाई उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा, फिर इस मत को थोड़े दिन बाद क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी ने ये कह दिया कि भाई आपने कोई अनाज रखा है तो उसको खाने के लिए कोई ना कोई जीव तो आएगा वहां पे। आप गेहूं, अगर आप देखो लोहे के टंकों में भी गेहूं भर के रखते हैं तो कोई ना कोई चूहा, बिल्ली, चींटी, मच्छर, कोई ना कोई तो अंदर रह ही जाता है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ ना कुछ उसमें निकाल पाए। कहीं नहीं, अगर आप दवाई नहीं डालोगे तो उसमें वो जो है कीड़े आते हैं गेहूं वाले, वो भी हो जाते हैं। तो कहीं खाने की चीज रखी है तो चूहा आना एक नॉर्मल सी बात है, और हो सकता है कि वो जो चूहा नहीं चूहिया हो और उसने अंदर बच्चे दे दिए हों, इसीलिए शायद आपकी गेहूं की पोटली में इतने सारे बच्चे थे। तो ऐसे करके इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, और वही कोई
ऐसे प्रूफ को हम प्रूफ नहीं मानते। तो उन्होंने प्रयोग किया था हेलमोंट में, जो आपको लिखना है इसमें, कि उन्होंने कहा कि भाई निर्जीव वस्तु से क्या होता है, जो है स्वतः जननवाद होता है। ऐसा ही कुछ लोगों का मानना था कि नील नदी, भाई कुछ जो फॉरेनर हैं वो कहते हैं कि नील नदी, सभी ने सुना होगा भाई, सोशल तो पढ़ी है, नील नदी जिसको इंग्लिश में नाइल रिवर कहते हैं, है ना, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ की गंगा है। तो नील नदी में ऐसा कहते हैं कि नील नदी का जो पानी है या नील नदी का जो कीचड़ है उससे भी क्या हुए हैं, जीव उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कई माइथोलॉजिक, वही धार्मिक कथाओं में और किताबों में लिखा हुआ है कि नील नदी क्योंकि इतनी पवित्र है तो वो अपने में से जीवन की उत्पत्ति करती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सब थ्योरीज हैं जो चली नहीं, ज़्यादा खंडित होती रही। उसके बाद एक थ्योरी आती है जीवात जीवोत उत्पत्ति की। अब देखो, वो अजीवात जीवोत उत्पत्ति था, ये जीवात जीवोत्पत्ति है कि चलो उसने बोल दिया कि नहीं, निर्जीव वस्तु से तो हो नहीं सकती। तो एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि हो सकता है जीवन से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो फिर भी क्वेश्चन तो यही है ना कि पहला जीव कहाँ से आया होगा। तो फिर भी इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। ये क्या है, बायोजेनेसिस है। वो क्या थी, ए बायोजेनेसिस थी, जीवात जीवोत्पत्ति मत। इनका क्या कहना था, ये फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, इटली के वैज्ञानिक रेड्डी। इसके प्रयोग कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, साइंटिस्ट रेड्डी के, ठीक है। तो फ्रांसिस रेड्डी ने स्वतः जनन मत को चुनौती दी। उन्होंने जो स्वतः जनन मत था इससे पहले वाला, उसको चुनौती दी। उन्होंने प्रयोगों की एक श्रृंखला से सिद्ध किया कि जीवन पूर्व उपस्थित जीवन से ही उत्पन्न होता है। उन्होंने इस बात को बोला कि भाई मरे और निर्जीव वस्तुओं से तो जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। अगर जीवन उत्पन्न भी हुआ होगा तो किसी जीवित वस्तु से उत्पन्न हुआ होगा। कैसे, उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक प्रयोग किया, देखते हैं अभी क्या प्रयोग किया। उन्होंने जीवात जीवोत्पत्ति यानी कि बायोजेनेसिस के सर्वप्रथम में प्रयोग किए, लेकिन उनके प्रयोग भी स्वतः जनन के मत का पूर्ण सफाया नहीं कर सके। बताती हूँ क्या किया उन्होंने। एक मांस का टुकड़ा लिया, यह आपने शायद कहीं पढ़ा हो, और उस मांस के टुकड़े को एक कंटेनर के अंदर रख दिया। खुला रखा कंटेनर, क्या होगा भाई, मांस का टुकड़ा है तो बैक्टीरिया वायरस सब उसके अंदर आएंगे। तो वहां पे क्या हुई, मक्खियां भी आई। बैक्टीरिया वायरस को तो क्या देखें, तो मक्खी ही देखते हैं हम तो डायरेक्ट। तो ये मक्खी जी आ गई यहाँ पे बहुत सारी, है ना। कोई भी चीज़ आप रखते हो तो सबसे पहले क्या आती है, मक्खी। ये मक्खी गई अंदर। अब ये मक्खी गई तो इसने क्या दिए होंगे, अंडे दिए होंगे, ऑब्वियसली वहाँ रहेगी, खाएगी पिएगी, तो फिर रिप्रोडक्शन भी करेगी। तो इन्होंने क्या किया, जब 2-3 दिन बाद इस मटके को देखा खोलकर, तो उन्होंने पाया कि इस मांस के टुकड़े पर, ये जो मांस का टुकड़ा है उस पर बहुत सारे मैगेट्स थे। अब मैगेट्स क्या होते हैं, मैगेट्स जो होते हैं वो मक्खियों के लार्वा को कहते हैं। ये सड़े हुए मांस पर आती है, वो वाली मक्खियाँ है, नॉर्मल मक्खियाँ नहीं है। उनके लार्वा वो क्या कहते हैं, मैगेट्स कहते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ों, सड़े हुए मांस पर जाती है तो वहाँ पे बैठ जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने क्या देखे, जो है लार्वा देखे। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भाई मांस जो है वो जीवित था। मांस क्या था, किसी जीवित वस्तु का ही पार्ट था। और ये मक्खी भी आई, ये भी जीवित थी। तो इसी ने अंडे दिए और नए जीवों को उत्पन्न किया। लेकिन क्वेश्चन तो यही था ना कि पहला जीव कहाँ से आया। भाई जीवन से जीवन की उत्पत्ति तो सही है, लेकिन ये जो जीवन की आप बात कर रहे हैं वो जीवन कहाँ से आया, ये उसका जवाब नहीं दे पाए। हम तो ये खोज रहे हैं ना कि जीवन कहाँ से आया। तो इन्होंने ऐसा किया। फिर दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए वही सेम मटकी ली, कंटेनर लिया था वैसे तो ग्लास का, और उस पर क्या करा, वही मांस का टुकड़ा रख दिया वापस। और अब इन्होंने यहाँ पे एक कपड़ा बांध दिया, ऐसा कपड़ा जिसपे मक्खी प्रवेश न कर सके। और फिर उसको वही सप्ताह भर रखने के बाद जब देखा खोलकर, तो उन पर उसको कोई मैगेट्स दिखाई नहीं दिए। ये बनाना है आपको, है ना, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपकी बुक में शायद डायग्राम नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। तो ये जो है, ये मांस के टुकड़े पर उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने वही रीजन यही दिया कि क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या बांध के रखा था, कपड़ा बांध के रखा था, तो कोई मक्खी आई नहीं। जब जीवित वस्तु आई नहीं तो जीवन उत्पन्न हुआ ही नहीं, क्योंकि इनका मत तो यही है कि जीवन से जीवन उत्पन्न होता है।
तो फ्रांसिस रेड्डी ने ये प्रयोग किए। हालांकि फ्रांसिस रेड्डी को एक वैज्ञानिक थे, स्प्लेनेंजिन, नाम लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो, स्प्लेनेंजिन। इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस रेड्डी के मत को खारिज किया। क्या किया इन्होंने भी एक प्रयोग किया। भाई सब प्रयोग ही करते रहते हैं दिन भर। एक बच्ची ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि साइंटिस्ट को कोई काम नहीं था जो दिन भर कमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट ही करते रहते थे। तो हाँ भाई, क्या काम होगा उनको, उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, तो टाइम पास के लिए क्या ही करते, तो उन्होंने सोचा प्रयोग कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, सेम चीज की, लेकिन इन्होंने एक क्या लिया, कंटेनर लिया और कंटेनर में ईस्ट और बैक्टीरिया का सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, इन्होंने अच्छे से उबाल के सारे बैक्टीरिया और ईस्ट मार दिए और फिर उसको क्या कर दिया, ऐसा कैसा छोड़ दिया। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी टाइप के जो थे जो बैक्टीरिया थे या कुछ भी उनको नहीं मिला, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि जीवन से जीवन की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब हमने इस ब्रॉथ को उबाला तो हमने सारे ईस्ट को मार दिया, बैक्टीरिया को मार दिया। तो फिर भी क्या होगा, आप रखो इसको कहीं खुले में, फिर भी धीरे धीरे इसमें क्या मिलने लग सकते हैं, बैक्टीरिया मिलने लग सकते हैं। थोड़े बहुत तो आएंगे खुला रखोगे तो, है ना। तो फिर आ गए, तो उन्होंने बोला जब मैंने जीवन को मार ही दिया तो जीवन से जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो फिर इन्होंने इनके प्रयोग को भी खारिज कर दिया। हालांकि स्प्लेनेंजिन के बारे में कई ज़्यादा नहीं पूछते, रेड्डी के जो फ्रांसिस्को रेड्डी के जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक और साइंटिस्ट है, लुईस पाश्चर, जो बहुत फेमस है। आपने पढ़ा है कि लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन मेथड दिया हुआ है। दूध को उबाल कर, जो हम आजकल पैकिंग देखते हैं ना, दूध वगैरह को पैकिंग करते हैं, उसको पाश्चराइज किया जाता है 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल कर, है ना। पाश्चराइजेशन मेथड दिया है लुईस पाश्चर ने। तो उन्होंने भी एक प्रयोग किया, जरा देखिए क्या प्रयोग किया है उन्होंने। ये प्रयोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि लुईस पाश्चर। क्या करा इन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया, एस आकार की नली वाला। उसमें वही देखो, कहीं हम जब पढ़ा करते थे तो हमें तो ये पढ़ाया गया कि उन्होंने ब्रॉथ लिया था। ब्रॉथ समझते हैं, मांस और, है ना, सड़े हुए मांस का, और ऐसा सूप टाइप लिया था। लेकिन आजकल कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ आता है कि ईस्ट और बैक्टीरिया का सॉल्यूशन लिया। तो जो भी है, हम हमारी बुक के हिसाब से लिख देते हैं कि इसमें क्या है, ईस्ट व बैक्टीरिया द्रव्य, ठीक है, लिया। और उसको क्या किया भाई, उबालना शुरू किया। आग दो इनको, ये भाई उबाल दिया। उबालोगे तो क्या हुआ, ईस्ट और बैक्टीरिया मर गए होंगे। और उबालने से एक और चीज हुई होगी कि जो पानी है वो भाप बनकर उड़ा होगा। तो जब ये पानी भाप बनकर उड़ा, तो भाप बनकर, देखो ये एस आकार की नली है, यहाँ पे ठंडा है तो कंडेंसेशन होगा, संघनन विधि जो हमने पढ़ी है। भाई इधर गर्म है, यहाँ पे होगा ना, हम प्लेट भी ढक देते हैं तो उसके ऊपर बूंदे आ जाती है। तो भाई ये वैसा ही, ये ठंडा करके बूंदे बना ली होगी, और यहाँ पे पानी जो है वो संघनन के द्वारा जो वापस जो है किस में बदल गया होगा, द्रव्य अवस्था में, यानी कि पानी में बदल गया होगा। यानी कि यहाँ पे एक क्या प्लग तैयार हो गया। प्लग समझते हैं कि एक बैरियर तैयार हो गया कि अब इसके अंदर ना तो कुछ जा सकता है, पानी से ब्लॉक कर दिया ना हमने इसको, और न ही यहाँ से कुछ जा सकता है, न ही यहाँ से कुछ जा सकता है। फिर भी चलो कोई रिस्क ना लेते हुए उन्होंने क्या किया, इसी प्लग पे एक कॉटन का ऐसा रुई का टुकड़ा फंसा दिया कि कोई भी चीज अंदर ना जा सके, और बैक्टीरिया वायरस सब मर गए, है ना। उन्होंने इतना उबाल दिया। भाई लुईस पाश्चर को पाश्चराइजेशन कर दिया ना उन्होंने, एक तरह का पाश्चराइजेशन कर दिया, सबको मार दिया, इसीलिए ताकि इसमें अब कोई बैक्टीरिया न आ सके। दूध की पैकिंग वगैरह में भी हम क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन करके उसको पैक कर देते हैं, ताकि उसके अंदर 2-3 दिन तक, जब तक उसको खोले ना, उसके अंदर बैक्टीरिया ना जाए, काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, ठीक है। आजकल पैकिंग मटीरियल में यही मेथड चूज़ किया जाता है लिक्विड्स के लिए। तो
इन्होंने ये किया, फिर उसको देखा तो इसमें कोई भी लिविंग थिंग उन्हें नहीं मिली। कुछ दिनों बाद इसमें देखा तो इसमें क्या नहीं मिला, कोई भी जीवित जीवाणु या जीवाणु कुछ भी नहीं मिला इनको, जीवाणु अनुपस्थित। मैंने इसी डायग्राम पे लिख दिया है, आप एक और बना के लिखेंगे सेकंड वाला ऐसे एरो लगा के, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, सेकंड बार में सेम प्रोसेस किया। अब सेम प्रोसेस किया लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। ये लो, यहाँ पे वही सेम सॉल्यूशन ले लो जो यहाँ पे लिया था, सेम सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, ठीक है। लेबलिंग आप कर देना, सेम सॉल्यूशन। फिर उसको उबाल लेते हैं, आग लगा दी हमने, उबला लेकिन अब हमने इस एस वाली गर्दन को काट दिया, इसकी गर्दन काट दी। इसको कई बार है ना सारस कप भी कहते हैं, स्वान बीकर भी कहते हैं, क्योंकि वो सारस होता है ना स्वान, उसकी गर्दन कैसी होती है, कोई लचीली ऐसी सी होती है ना, स्वान सारस, इसलिए इसको स्वान कप भी या स्वान बीकर भी आप किसी बुक में पढ़ सकते हैं। घबराइएगा मत कि ये क्या आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसने उबाला तो भाई पानी वही वेपर बना होगा, लेकिन क्योंकि अब एस आकार की नली तो है नहीं, तो वो सीधा सीधा वेपर जो है वो कहाँ निकल गई होगी, बाहर निकल गई होगी। और इसको खुला ही रख दिया, बहुत दिनों तक रखा। जब इसको खुला रखा तो उन्होंने देखा कि अब उन्हें इसके अंदर क्या मिले हैं, बैक्टीरिया मिले हैं। मतलब उबालने के बाद भी, बहुत दिनों बाद भी इसमें क्या मिल गए उनको, जीवाणु मिल गए। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसीलिए हुआ कि जब हमने इसको उबाला तो यहाँ पे पानी का प्लग बन गया और हमने यहाँ पे ब्लॉक भी कर दिया, तो कोई जीवित वस्तु अंदर आई ही नहीं। और कोई जीवित वस्तु अंदर आई ही नहीं तो फिर उसने जनन भी नहीं किया होगा और फिर नए जीव की उत्पत्ति भी नहीं हुई। यहाँ पे हमने क्या करा, उबाला, सारे जीव मार दिए, लेकिन हमने खुला रख दिया वातावरण आराम से कि जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ। तो ऐसा कर दिया हमने, तो भाई जो बाहर वाले, जो वायु में जो बैक्टीरिया थे या जीवाणु थे वो आ गए होंगे अंदर, और अंदर आके उन्होंने जनन वनन किया। और फिर हमें इस उबले हुए में भी, उबलने के बाद भाई उबला हुआ है मतलब परमानेंटली गैस पे नहीं रखा है, हटा दिया। मैंने आपको कहा दूसरा आप डायग्राम बनाएंगे ऐसा बिना गैस वाला, ठीक है। तो वहां पे उसको क्या मिले, जीवाणु मिल गए। तो उन्होंने भी ये बात क्या की, ये उन्होंने कहा कि भाई जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और जीव वातावरण में होते हैं, वहां से वो आते हैं और आके और फिर क्या जनन वनन करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये लुईस पाश्चर का प्रयोग था। तो ये भी ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि भाई इसके बाद भी क्या हुआ, कोई ना कोई किसी को काटेगा ही सही। भाई बात तो वही है ना कि जीव आया कहाँ से, पहला जीव कहाँ से आया। बात तो हम यही कर रहे हैं, जीव से जीव की उत्पत्ति हुई। ये तो हमको अभी भी पता है कि इंसान से ही इंसान का बच्चा जन्म लेता है, गाय से ही गाय का बच्चा जन्म लेता है ना। तो ये बात तो हमें अभी भी पता है। हम तो कह रहे हैं पहला इंसान या पहला जीव कहाँ से आया, ये बताओ आप। तो ये कहानियां मत सुनाओ। तो इनको भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद आए ब्रह्मांडीय या बाहरी स्थल उत्पत्ति। ये आए आजकल की फिल्मों वाली बातें, है ना, कि जो है वो जीव जो है या पृथ्वी पर जीव जो है वो कहाँ से आया होगा, कहीं अंतरिक्ष से, किसी दूसरे ग्रह से आया होगा। एलियन टाइप की बातें जो हम करते हैं, है ना, वैसी वाली ये कहानी है। ब्रह्मांडीय या बाहरी स्थल से उत्पत्ति, जिसको कॉस्मोजोन्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन भी कहते हैं। कॉस्मो का मतलब वही अंतरिक्ष से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब हमारे अलावा कोई लैंड है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जमीन, स्थल, ठीक है। तो हमारे अलावा, पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह से कोई यहाँ पे आया हो, जो कि अभी हम ढूंढ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन अंतरिक्ष से आया है। सबको ये बात जो है वो अच्छी लगी, काफी दिन चला ये जो है ये वाला सिद्धांत। तो कई बच्चों को ये लगता भी है कि हाँ ये बात सही होगी। प्राचीन ग्रीक विचारों का मानना था कि स्पोर नामक जीवन, मतलब बाहरी अंतरिक्ष से क्या आया है, एक स्पोर आया है, एक कोई बीज आया होगा बाहर से। वो जब पृथ्वी पर आया होगा और उसने क्या किया होगा, जीवन को उत्पत्ति दी होगी, और फिर उसने जनन किया होगा तो बहुत सारे जीव बन गए होंगे। ऐसा ये कहता है मत। जीवन की इकाइयां पृथ्वी सहित अनेक ग्रहों को स्थानांतरित हुई थी। मतलब ये तो ये कहता है पृथ्वी को तो हुई है, लेकिन दूसरे ग्रहों पर भी क्या है, जीव है, जो कि अंतरिक्ष से स्पोर के जाने से आए हैं।
जीवन की उत्पत्ति का यह ब्रह्मांडीय सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति को कोई प्रक्रिया नहीं सुझाता। ये कहता है कि कोई प्रोसेस नहीं हुआ, बस यह बताता है कि जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया हो सकता है। इसी सिद्धांत को पैंसपर्मिया भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, पैंसपर्मिया कहते हैं सिद्धांत भी कहा जाता है। और अनेक वैज्ञानिक आज भी इसी सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। और शायद आप भी यही कहेंगे कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाहर से कोई एलियन आया हो पृथ्वी पे और फिर वो यहाँ रहा हो, फिर उसका विकास हुआ हो, फिर अलग अलग जीव बने हो और उससे इंसान बने हो। काफ़ी बच्चों को, और यहाँ पे लिखा है काफ़ी साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि शायद ये एक सही हो सकता है कि जब अंतरिक्ष में जो है बिग बैंग हुआ होगा तो भाई कोई स्पोर होगा जो अलग अलग ग्रहों पे पहुंचा होगा और पृथ्वी पे भी आया होगा और वहां से जीव आएगा। और ये सिद्धांत इस बात को भी प्रूव करता है कि पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हम जो ये बातें करते हैं ना, यूएफओ आया है और एलियन आया है, ये उसी टाइप की कुछ थ्योरी है कि भाई एलियन होते हैं। हालांकि हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये इस बात पे विश्वास करता है। तो ये बात भी चली कई दिनों तक। लेकिन सबसे बढ़िया वाला, क्योंकि एक तो बिग बैंग है और बिग बैंग से ही आधारित ये वाली बिग बैंग तो क्या बताता है, ब्रह्मांड कैसे बना, और ये थ्योरीज क्या बताती है, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। बिग बैंग और इसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन एक मत समझना, बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा, मतलब ये पृथ्वी, ये ग्रह, ये सब कैसे बने। और ये थ्योरीज हमें क्या बताती है कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट और अभी तक चला आ रहा सबसे फेमस सिद्धांत जो है वो है जैव रासायनिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, इस सिद्धांत की एक कमी और आप लिख सकते हो कि ब्रह्मांडीय बाहरी स्थलीय उत्पत्ति, जो कहता है कि बाहर से कहीं से जीव आया होगा, इसकी एक क्या कमी है कि हम कहते हैं कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारी परतें हैं वायुमंडल में। तो अगर कोई भी कण, आप देखते हो हम कोई भी सैटेलाइट बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम बोलते हैं घर्षण काम करता है। थोड़ी सी फिजिक्स तो पढ़ी होगी, हालांकि बहुत पढ़ ली होगी, 12th में आ गए। तो घर्षण काम करता है, कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी से बाहर भी जा रही है या अंदर भी आ रही है तो घर्षण बल काम करता है। तो अगर स्पोर जैसी चीज़ किसी अंतरिक्षी जगह से हमारे तक आई होगी तो वो तो भाई बाहर ही जल भुन गई होगी, क्योंकि पृथ्वी के बाहर का वातावरण इतना गर्म है और इतना फ्रिक्शन है कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं होगा पृथ्वी तक आते आते। तो भाई ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसीलिए भी ये सिद्धांत नहीं चला। और जो चला है वही यहाँ पर बिक रहा है और चल रहा है, वो है जैव रासायनिक विकास, यानी कि बायोकेमिकल एवोल्यूशन। सबसे अभी तक का माना जाने वाला सिद्धांत, और अभी तक इसको फॉलो किया जा रहा है। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन आप बोल सकते हैं 90% हम इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास प्रूफ है। अभी हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसका। जैव रासायनिक विकास, ठीक है, क्या है जैव रासायनिक विकास? 20वीं सदी के तीसरे दशक यानी 1920, किसी को मूवी याद आ रही हो भूत वाली तो ना याद करें, 1920, और उससे आप इसको याद कर सकते हैं। में रूसी जैव रासायनिक AI ऑपेरिन, जो एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम याद रखेंगे। इस जो थ्योरी है उसको ऑपेरिन हेल्डर थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम इनके साइंटिस्ट के नाम पर ही है, ऑपेरिन हेल्डन थ्योरी। मत, ठीक है, थ्योरी को मैं लिख देती हूँ मत। कभी इस नाम से आ जाए तो आप यही लिखेंगे। ऑपेरिन व स्कॉटलैंड के आनुवंशिकविद यानी जेनेटिक जो थे, जीव कार्य के वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने स्वतंत्र रूप से सुझाया कि प्रथम कार्बनिक अणु का निर्माण ऊर्जा के प्रबल स्रोतों की उपस्थिति में आग पृथ्वी पर हुआ है। आग का मतलब प्रिमिटिव, पुरानी पृथ्वी, जो हम स्टार्टिंग में कल लेक्चर लेकर आए हैं कि भाई पृथ्वी जो है वो बिग बैंग के बाद पृथ्वी बनी होगी, तब पृथ्वी बहुत अलग थी, ऐसी आज जैसी नहीं थी, है ना।
आग का गोला टाइप से थी, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा था, ऐसा ऐसा जो हम कहते हैं। तो वो प्रिमिटिव पृथ्वी के बारे में कहते हैं कि प्रिमिटिव पृथ्वी पे ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। और ये जो कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि हम कहते हैं कि कार्बनिक पदार्थ अधिकतर किस में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये जो अमीनो अम्ल है, ये जो नाइट्रोजनिक बेस है जिसको हम जेनेटिक्स में अभी पढ़कर आए हैं, ये सब कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इनका ये कहना है कि जब प्रिमिटिव पृथ्वी थी तो उसपे सब अकार्बनिक पदार्थ थे। कैसे थे? जो हमने कल भी पढ़ा। कौन कौन सी गैसेस थी भाई? हमने बोला कि NH4 थी, है ना, NH अमोनियम हो गया भाई, अमोनिया थी, NH3 थी, CH4 थे, है ना, H2 थी, ऑक्सीजन नहीं थी, और CN थी, ठीक है, ये सब थे। तो इनसे, इन अकार्बनिक पदार्थों से ही कार्बनिक पदार्थ बने होंगे, यानी कि ये जो प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, ये सब आए हैं, ये इनका कहना है। और इसको जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूरे और मुलर का जो प्रयोग है वो इसको प्रूव करता है, लैब में उन्होंने ये बना के बताया, ठीक है। तो इस सिद्धांत में क्या कहते हैं ये जरा इसको समझ लेते हैं इन साइंटिस्ट को। वही जो कहानी हमने कल पढ़ी थी, मैंने कहा था हम इसको फिर से पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे मैनर में, तो वो अच्छा मैनर ये है। क्या कहानी है कि हम कह रहे हैं कि बिग बैंग हुआ और एक पृथ्वी हमारे पास आई, ये लो बना दी पृथ्वी। पृथ्वी गोल नहीं थी पहले, हमने उसको घिस घिस के गोल कर दिया है, ठीक है, ऐसी रही होगी। और क्या था भाई? एक सन था, सोलर सिस्टम भी तो बना बिग बैंग से, कल बात करी ना हमने। अब क्या हुआ, ये पृथ्वी बहुत आग की तरह थी, और अभी भी जब हम पृथ्वी का स्ट्रक्चर, इसका प्रूफ देखो, हर चीज जो यहाँ पे बोली गई है उसका प्रूफ है। ये बोल रहे हैं कि आग थी, और अभी भी जब हम पृथ्वी की लेयर्स पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की कितनी परतें होती, तो एक तो बोलते हैं हम क्रस्ट होती है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मेंटल होता है, और उसके बाद कोर होता है, सेंट्रल पार्ट। और सेंट्रल पार्ट हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो गहराई है, जो सेंट्रल पार्ट है पृथ्वी का, वो अभी भी आग है, मतलब वहां पे लावा भरा हुआ है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा या लावा, ज्यादा नहीं हिंदी वाला, लावा जो वल्केनो से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। तो पृथ्वी के गर्भ में क्या है, लावा भरा हुआ है, ये हमारे पास अभी भी प्रूफ है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो बिग बैंग हुआ होगा तब जो पृथ्वी थी वो तो पूरी ही लावा थी, ठीक है। तो वो लावा थी और उस पे क्या था, कोई भी और गैसेस नहीं थी, ये 2-4 गिनी चुनी गैसेस थी। और क्या होते रहते थे दिन भर इस पे, क्योंकि आग का गोला थी तो इस पे वल्केनो फूटते रहते थे ऐसे, ये लो वल्केनो फूट रहे हैं, लावा निकल रहा है पृथ्वी से, ऐसी पृथ्वी थी। सनलाइट, क्योंकि ओजोन उस टाइम नहीं थी, हमने कहा ओजोन तो बनेगी, अभी तो कुछ बना ही नहीं है ना, पृथ्वी का वायुमंडल बना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ पृथ्वी भी नहीं है जो हमारी वाली। तो भाई इसके चारों तरफ कोई लेयर तो थी नहीं, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कहाँ गिरती थी, पृथ्वी पर गिरती थी। और जल के नाम पे जल नहीं था, सिर्फ क्या थी, जलवाष्प थी। ये बात भी हमने कल कही थी कि जलवाष्प थी। जल तो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वेपर फॉर्म में था, क्योंकि भाई आग उगल रहा है, कोई भी चीज आग उगलती है तो उससे वेपर ही बनेगी, तो वेपर फॉर्म में थी। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, टाइमलाइन तो पढ़ी ही है आपने कि भाई 200 करोड़ साल पहले जो है वो ब्रह्मांड बना, लेकिन पृथ्वी कब बनी उसकी टाइमलाइन हमने देखी कि 4.5। तो 4.5 इतने साल, मतलब बिग बैंग से 200 करोड़ मतलब 2 बिलियन के बाद आप किससे पहले आ गए, 4.5, मतलब आपने करोड़ों साल निकाल दिए। तो करोड़ों साल निकालने के बाद हमने क्या किया, मतलब 500 करोड़ साल, कल हमने पढ़ा भी था। तो 500 करोड़ साल हुआ तो भाई पृथ्वी की आग जो है वो धीरे धीरे क्या होती रही, ठंडी होती रही, ठंडी हुई। और ठंडे हुए तो पहले क्या हुआ होगा, बाहर का एरिया ठंडा हुआ होगा ना, एकदम अंदर का एरिया तो ठंडा एकदम से नहीं हो सकता। कोई भी चीज, आप कोई गर्म चीज है, आलू है, आलू को छीलते हो तो पहले बाहर का छिलका ठंडा होता है या पहले अंदर का जो मेन पार्ट होता है बाहर का। तो ऐसे ही पृथ्वी बाहर ठंडी हुई होगी, और इसका प्रूफ हमारे पास है कि अभी पृथ्वी सतह पे तो ठंडी है, लेकिन अभी भी इसके गर्भ में क्या है,
आग है। ठीक है, ये इस बात का संकेत है। तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। अब ठंडी हुई तो ये जो जल वाष्प है उसका क्या हुआ होगा, संघनन। जल वाष्प का संघनन यानी कंडेंसेशन होता है, तभी तो वो द्रव में बदलती है। तो इसका भाई हो गया संघनन। जब ठंडी हुई पृथ्वी, संघनन हुआ तो धीरे धीरे पृथ्वी पर जल बनने लगा। ज्वालामुखी भी ठंडे होने लगे। ये आ गया हमारा जल। फिर ये जल पे वही सूरज की किरणें आने लगी और सूरज की किरणें यानी कि यूवी रेज आने लगी। और यहाँ पे क्या था, हमने बोला पृथ्वी पर जल वाष्प थी और कौन कौन सी गैसें थी, CH4 बोल रहे हैं हम, NH3 अमोनिया बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि चलो साइनाइड मान लो कि साइनाइड भी है, कुछ बुक्स साइनाइड भी लिखती है, हालांकि साइनाइड जो है इनके प्रयोग में लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी गैसेस थी। तो जब पानी बना और पानी बना, संघनन हुआ, संघनन की वजह से जलवाष्प जो है वो क्या होती है, जब हमारे अभी जैसा मौसम चल रहा है आप देखेंगे ह्यूमिडिटी हो जाती है, बोलते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, बारिश होने वाली है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हवा बंद हो जाती है, संघनन होने लगता है। तो भाई बादल बनते हैं, संघनन से बादल बने, कुछ पानी नीचे आया, कुछ बादल बने और बादल उन्हें क्या की, बारिश। तो पृथ्वी पर बारिश हुई, सारा पानी कहाँ पे आया, पृथ्वी पर। और ये पानी अपने साथ क्या लेकर आया होगा, जो इसकी हवा में ये जो गैसेस है वो भी तो लेकर आया होगा। तो ये धीरे धीरे पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर ये पानी भरने लग गया और पानी के साथ ये सारी गैसेस। इन मिक्सचर को क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को हॉट सूप भी कहते हैं, हॉट सूप, क्योंकि ये सूप जैसा था। ठीक है, प्रद्रव्य भी कहा जाता है इसको, हिंदी में प्रद्रव्य लिखा होगा कहीं, प्रोबायोटिक सूप भी कहते हैं। तो ये भाई सूप बना जिसमें जल भी था और ये भी था। अब पृथ्वी और ठंडी हुई। जब पृथ्वी और ठंडी हुई तो इन्होंने आपस में रिएक्शन कर कर, क्योंकि ये फ्री थे, कोई काम नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि भाई ये जल जो है वो जल तो टूट गया होगा किसमें, भाई सनलाइट तो आ ही रही है, सनलाइट ने कुछ तो अपना काम किया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया। तो हमारे पास क्या आ गई है, अब फ्री ऑक्सीजन आ गई है, पहले नहीं थी। प्लस इन सब ने आपस में मिलकर जो हमारी कार्बनिक इकाइयां हैं, जैसे क्या बनाया, अमीनो अम्ल बनाए। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, भाई मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना, टेम्परेचर जो है वो कैसा हो रहा है, गिर रहा है। और हम ऐसे जा रहे हैं। अब पृथ्वी पे अमीनो अम्ल बन गए, अब पृथ्वी पे नाइट्रोजन क्षार बन गए, जो जो हम लिखते हैं, जो जो हम बनाते हैं सब लिख दो यहाँ पे, नाइट्रोजन क्षार बनने लग गए, भाई प्रोटीन बनने लग गया, अमीनो अम्ल बने तो प्रोटीन भी बनेगा, थोड़े थोड़े वसीय अम्ल बनने लग गए, ये सब बने। फिर क्या हुआ, इनसे क्या बनेगा, अल्टीमेटली अभी हम जेनेटिक्स पढ़कर आए हैं, क्या बनेंगे इनसे, इन्हीं से अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनेगा, वसा बनेगी, नाइट्रोजनिक क्षार से ही न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। तो अब क्या बने हमारे पास, न्यूक्लिक अम्ल बना, थोड़ा और ठंडी हुई पृथ्वी, ये सब रिएक्शन हो रही है आपस में, न्यूक्लिक अम्ल बने, कार्बोहाइड्रेट बनी, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में दोनों आ गए, जिसमें हम कहते हैं कि पहले आरएनए बना होगा। ये बात हमने कल भी कही कि सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा था, आरएनए था, तो ये बना होगा। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन आ गई है, इस ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। और फिर नेक्स्ट स्टेज पे, यानी कि जो हम कहते हैं कि 4 पॉइंट पे, तो क्या बनी, पृथ्वी। फिर धीरे धीरे ठंडी हुई और इन अम्लों को बनने में कम से कम 4 बिलियन ईयर लग गए होंगे, टाइमलाइन हमने देखी है, 4 बिलियन लग गए। फिर 3 बिलियन में अमीनो अम्ल बने, 3 बिलियन आरएनए वगैरह, ठीक है। और उसके बाद 2 बिलियन पे क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई। अब ये डायरेक्ट जीव कैसे बना, इसको थोड़ा समझो।
देखो इस पे 2 थ्योरीज हमारे पास है, हम पढ़ेंगे उसको आगे जब हम मीले मूलर का प्रयोग कर ले एक बार यूरे मूलर का, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे जीव की उत्पत्ति, आपको समझाएंगे। ऐसे नहीं ये अमीनो अम्ल न्यूक्लिक बना दिया और आपने तो जीव बना दिया डायरेक्ट, वो कहाँ गई, कोशिका कहाँ गई, सबकी बात करेंगे, चिंता नहीं करने की, ठीक है। अभी इन्होंने ये कंडीशन दी, इन्होंने क्या कहा, इनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि हाँ ये बात सही है कि जो पहला जीव बना होगा वो किसी अजीवित वस्तु से बना होगा, क्योंकि ये सब अजीवित है भाई, पृथ्वी इसमें कोई जीवन तो है नहीं। तो ये कहते हैं कि अजीवितवाद से, अजीवन से पहले क्या बना, जीवन बना होगा, और फिर उस जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ, और आज तक क्या होता आ रहा है, विकास होता आ रहा है, ये इन्होंने कहा। और इसी बात को हम मानते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को, इनके इस बात को प्रूव करने का काम जो है वो यूरे और मिलर ने किया था। इन्होंने तो ये बात कह दी थी, ये आपको बनाना है भैया, ये पृथ्वी सब बनाएंगे आप, तभी तो समझ में आएगी कहानी। और टाइमलाइन भी लिखेंगे, ये बिलियन बिलियन लिख देना सब, ठीक है। तो आपस में धीरे धीरे रिएक्शन, आप बोलोगे आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये भाई ये आपने तो CH4 NH3H2 को मिला के अपने आप ही अमीनो अम्ल नाइट्रोजेनिक बेस प्रोटीन, पर हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जो अभी मैंने कहा यूरे और मिलर प्रयोग जब हम देखेंगे तो हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन दोनों के, यानी कि जो हमारे ये फेमस साइंटिस्ट हैं ऑपेरन और हेल्डन थ्योरी के, उनके जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है यानी यूरे और मिलर को पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या प्रयोग किए और कैसे प्रूफ किया कि जीव जो है वो अजीवित वस्तु से और पृथ्वी से कैसे जीव बना, इस बात को प्रूफ किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।